पहले एक एक व्यू ले लेता हूं, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करूंगा। और व्यू ये है, बृजमोहन जी, क्या आप लोग तैयार हैं कांग्रेस में विलय के लिए? देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बटी थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अजीत दादा पवार जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे उसको अंततः एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित किया। चुनाव चिन्ह हम लोगों के पास है घड़ी का, और हम लोग एनडीए में उनके घटक दल के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये जो आपने बात की है, ये आदरणीय शरद पवार जी की जो एनसीपी है उससे जुड़ा हुआ मामला। नहीं बृजमोहन भाई वो तो मुझे पता है, आप अजीत पवार वाली पार्टी में हैं, लेकिन कई बार बीच में करीबियां आती हैं, तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे जी कि उधर से कोई जानकारी खबर आपके पास? नहीं, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, नहीं, हम लोगों के पास उधर से कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, अभी जो देश में राजनीतिक परिदृश्य है, इसमें जितने भी एनडीए के घटक दल के अलावा जो राजनीतिक दल हैं, वो निश्चित रूप से एक पराजित और हारे हुए लोगों का एक जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। और वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ढंग से, किसी तरह से वो अपनी जगह इस देश में फिर से बना लें। ठीक है। लेकिन पिछले 12 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए ने काम शुरू किया है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये हारे हुए और पराजित लोगों का जमावड़ा इस देश के नागरिकों को बहका पाएगा। ठीक है, स्वयं भाई, आपकी राय क्या है? आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? कर ही रही है। चुनाव के हार के बाद में जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाया, ये एक छोटी सी तस्वीर दिखा रहा हूं, अगर आप दिखा सके दर्शकों को। ये कल कलकत्ते के अलीपुर में आग लगी है और 4000 ईवीएम इसमें जलकर खाक हो गए। कोई मीडिया डिबेट नहीं है इसके ऊपर में, इसमें 4000 ईवीएम। इलेक्शन कमीशन का भी कोई इसके ऊपर में बयान या संज्ञान कुछ नहीं है। हमने क्या मांग की थी चुनाव के जिस दिन नतीजे आए थे, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था 100 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर 12 बजे बाद में तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों को मार पीट करके भगा दिया गया और वहां के नतीजों में छेड़छानी हुई है। आप 100 में से 5 या 10 सीसीटीवी फुटेज आप जारी कर दीजिए, ये हमारी मांग थी। आज 35 दिन हो गए, नई सरकार का गठन हो गया, जिसको जो बोलना है बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मगर इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 लाख वोटरों के वोट काटे। मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ है, ये तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, वोट दिया गया। स्वयं भाई, वो कोर्ट में केस चल रहा है ना, हमारे सब जुडिस है ना मामला, कोर्ट से फैसला आने दीजिए, फिर उसके बाद चुनाव आयोग से भी सवाल कर लेंगे। फिलहाल आप मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, क्या बचे खुचे लोग आपकी पार्टी में कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व ममता बनर्जी है, उनके हाथ में ये फैसला है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति है। इंडिया अलायंस की शुरुआत ममता बनर्जी ने की। हम इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और पश्चिम बंगाल में मजबूती से इस तानाशाह की अलोकतांत्रिक सरकार का विरोध करते रहेंगे और जब तक इनको दिल्ली से नहीं उखाड़ हारने के बाद तब तक हमारी लड़ाई। सर, बंगाल से तो उखाड़ नहीं पाए, बंगाल में तो ले आकर बिठा दिया है बॉस। बंगाल में तो बॉस आप लोगों ने लाकर बिठा दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं स्वयं भाई, ये तो खुद राहुल गांधी जी ने कहा। और राहुल गांधी ने यह कहा कि टीएमसी के जंगल राज ने बीजेपी को पनपने का मौका दे दिया। नहीं, देखिए तृणमूल में कुछ लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए थे, दिख रहा है ना अभी। अरे टीएमसी में कुछ लोग थे, आपको तो मीडिया चैनल से कुछ छुपा हुआ नहीं। अरे फिर मैं पहले मैं आपसे विलय पर पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे हालांकि बताएंगे, फिर आप ये चोरी वाले नैरेटिव पर आ रहे हैं। फिर आपसे जनादेश पर पूछा तो फिर आप पाला बदल रहे हैं। नहीं, जनादेश तो देखिए, जनादेश स्वीकार है, जनादेश जो भी आया, जो भी मैंडेट है, सरकार नहीं बन गई। आपने जो वादे किए थे वो वादा करिए, पूरा करिए। 2 करोड़ 35 लाख महिलाओं के अकाउंट में लक्ष्मी भंडार के पैसे जाते थे, आपकी सरकार ने 35 लाख लोगों के खाते में भी अभी तक नहीं डाला है। 2 करोड़ महिलाएं आज भी वंचित है। और आप तो, अरे उन गरीब महिलाओं के बारे में तो आपको सोचना है। नहीं, सब सोचे। रोहन गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर प्रियंका जी आ रहा हूं। दुर्गा पूजा कमेटियों को हम पैसा नहीं देंगे। बोलिए रोहन गुप्ता। देखिए राकेश जी, इनकी गोल पोस्ट कैसे चेंज होती है। अब सब जगह घूम लिए, मालूम चला कि अभी भतीजे को नहीं बचा सकते हैं, तो भतीजे को बचाना है, अब तो ईवीएम ही बहाना है। एक भी मुद्दा, कोई ईवीएम का आज तक नाम नहीं लिया गया। अब लगा कि भतीजे को बचाना है तो क्या करें, लास्ट में ईवीएम को लेके आओ।
हम सबको समझना पड़ेगा राकेश भी, जो लोग भी ईवीएम पे सवाल अभी भी उठा रहे हैं, हर चुनाव के बाद में शाम को फॉर्म 17C हर पार्टी के एजेंट को दिया जाता है, जिसमें कितना वोटिंग हुआ वो होता है। और हर उम्मीदवार हारने के बाद में उसके जो टोटल बूथ हुए उसमें से 5% बूथ में जो स्लिप आती है और फिजिकल जो वोटिंग होता है उसका वहां पे मिलान होता है। और पूरे बंगाल में सब सीटों पे ही हुआ है, एक में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। कब तक आप जो आत्ममंथन की जगह पे दूसरों पे दोषारोपण करेंगे? आपको तो भतीजा बता रहा है, ये जो भतीजा बताने की नीति है ये उसका नतीजा है। आपको समझना पड़ेगा, आप इधर उधर की बातें मत करिए, आत्ममंथन करिए। चुनाव में सबकी हार होती है, सबकी कई बार जीत होती है, हार होती है, पर जो हारने वाली पार्टी आत्ममंथन की जगह दूसरों पे दोषारोपण करती है और बुरी हाल होती है। आप ये कांग्रेस को देख के सीखिए जो आपको अपने में विलय करने का सोच रहा है। कांग्रेस भस्मासुर है, जिसने भी टच किया उसका बिखर गए। और वही कांग्रेस है जिन्होंने 3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिया राहुल गांधी ने, उससे आपकी 4-5 सीटों का और नुकसान हुआ। आज वो आपको एडवाइस देते घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समझना होगा, आत्ममंथन करना होगा, तब जाके पार्टी का। प्रियंका गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस डूबता जहाज है, उसमें कोई आना नहीं चाहता है। स्वयं प्रकाश कह रहे हैं कि ना ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो क्या इतने बुरे दिन कि लोग वापस भी आना नहीं चाहें? देखिए, सवाल ये है कि जहाज जो जिसका डूब रहा है वो भारत का। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास भारत के 3 जहाजों पर हमला किया अमेरिका ने। प्रधानमंत्री जी मोदी धन्यवाद दे पाए थे कि उनको 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, पर अमेरिका का नाम और चू नहीं निकली। वास्तविकता ये है कि अमेरिका से जो दबाव है वो एप्स्टीन फाइल का प्रभाव है। और बात करेंगे अगर हिंदुस्तान की, तो आप बताइए जवाबदेही किसकी है कि 4000 जो है ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। अब बताइए कि ये किसकी कमी? क्या ईवीएम की सुरक्षा भी इस देश में नहीं हो पा रही है? इतना निकम्मापन है, ना पेपर की सुरक्षा हो पा रही, ना ईवीएम की सुरक्षा हो पा रही, ना वोटर की सुरक्षा हो पा रही है, न सीमाएं सुरक्षित है, ना इस देश का जो है क्या कहना चाहिए सेंसेक्स सुरक्षित है, घाटे में लगातार चल रहा है। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस देश में सुरक्षित कौन है? प्रधानमंत्री जी और उनके मित्र सुरक्षित है, बस उसके अलावा इस देश की जनता सड़कों पर है, महंगाई की मार झेल रही है, और जब सड़कों पर आती है तो ये सरकार का डंडा झेलती है। वास्तविकता ये है कि आज सवाल पूछने पड़ेंगे इनसे कि ये जवाब दें कि इतनी महंगाई क्यों है, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ती, जबकि ये पेट्रोल मिलावटी बेच रहे हैं। उसमें जो है ये E20 से लेके E85 तक का अब ये पेट्रोल बेचेंगे, और ये लाभ किसको जाएगा? ये बनाने की जिम्मेदारी किसको है? जो टोल मंत्री है उनके बच्चों को। अरे भाई, ये जनता क्यों नहीं बना सकती? जनता से क्यों नहीं आप खरीदते? वो नहीं खरीदेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से इन्होंने प्रॉफिटेबल कंपनियों को बेच डाला। अब अभी जिस कंपनी की मैं बात करूंगी वो IMPCL, उसको जो प्रॉफिट था, उसका टर्नओवर था लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा उसका टर्नओवर था। उसको जो है इन्होंने 200 करोड़ से भी ज्यादा उसका टर्नओवर था, उसको इन्होंने बेच डाला 100 कुछ करोड़ में। तो अभी इनसे सवाल पूछिए कि आखिर ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है? ये किसके फायदे के लिए काम कर रहा है? इस देश में जनता का सुध लेने के लिए कोई है या नहीं है? कानों में रुई नहीं लगती है। आप अमेरिका से बात क्यों नहीं करते? आप रशिया से तेल पूछ के क्यों खरीदते? आप जो है आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नहीं, ठीक है प्रियंका जी, मैं इन सारे सवालों के जवाब लेता हूँ रोहन गुप्ता से, लेकिन मैडम पहले मेरे वाले सवाल का तो जवाब दे दीजिए। जिन्होंने अपने 3 बच्चों को खो दिया उस पर जवाब दीजिए। इस देश में जो ठीक सारे सवाल मैं एग्जैक्ट टॉस कर रहा हूं, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। क्या इतने बुरे दिन कि लोग वापस भी आना ना चाहें? यहां पर स्वयं प्रकाश कह रहे हैं नहीं हम सोच भी नहीं रहे हैं। अच्छा, फिर देख लेंगे। देखिए, बुरे दिन कांग्रेस के नहीं है, ये समझने की जरूरत है। बुरे दिन बीजेपी क्या? बुरे दिन नहीं आए होते तो इनको इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आज ईवीएम के जलने की खबरें नहीं आती। बुरे दिन नहीं होते तो ये बताइए कि उनके विधायक अपनी पार्टी, इनके विधायक क्यों तोड़ते? अरे विपक्ष को कौन तोड़ता है? आज तक हमने नहीं सुना कि जीतने के बाद विपक्ष को तोड़ दीजिए आप। ये तो वो करने पर, क्योंकि पता है इन्हें कि हम कैसे जीते हैं, इसीलिए ईवीएम भी चल रही है। तो बुरे दिन भारतीय जनता पार्टी के, ना इकोनॉमी संभल रही है, ना विदेश नीति संभल रही है, ना देश संभल रहा, ना युवा संभल रहा, ना पेपर संभल रहा, ना महंगाई संभल रही, ना पेट्रोल डीजल के दाम संभल रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इनसे संभल क्या रहा है इनके मित्र के अलावा? एक पेड़ लगाएंगे माँ के नाम, जंगल काट देंगे अडानी जी के नाम। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। पड़ेंगे ना रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। लगभग देखिए, इन्होंने जितने सवाल उठाए उसके सवाल के जवाब राकेश जी ये हमारे से पूछ रहे हैं, इनको जनता ने दे दिए सवाल के जवाब। अब इनको चुप करवाइए, इनकी आदत है बीच में बोलने की।
इनकी आदत है बीच में बोलने की, क्योंकि इनको घबराहट हो जाती है। देखिए जनता इसका जवाब देती है, जो भी इन्होंने सवाल उठाए। अभी इन्होंने बात की जिस प्रकार से वैश्विक संकट आया, भारत एकमात्र देश है जहां पे 6 से 7% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 40 से इनका जो प्यारा मुल्क है पाकिस्तान, वहां पे 50% दाम बढ़े। भारत एकमात्र देश है कि इतने दिन के बाद भी कहीं पे भी कोई सप्लाई चेन में कहीं पे कोई कमी नहीं आई। 50,000 टन जो हमारा एलपीजी का प्रोडक्शन हम नहीं करते थे वो हमने चालू किया। 27 से बनाकर हमने 41 देशों में हमारा जो है सप्लाई चेन को एक्सपेक्ट किया। और आप तो चुनावी राजनीति कर रहे थे ना, आप तो आके बोल रहे थे कि जैसे ही चुनाव खत्म हो गए 25 रुपए बढ़ जाएंगे। क्या हुआ आपका चुनाव में? क्यों आ गए बंगाल, क्यों आ गए असम? ये आपकी हकीकत है, आपके सवालों में मेरा दम है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि वैश्विक संकट में किस प्रकार से मोदी सरकार ने एकजुट होकर जिस प्रकार से उसको हैंडल किया है। ये जनादेश है बंगाल का, ये जनादेश है असम का, ये बताया कि इस प्रकार से होता है। आपकी सरकार तो क्या थी, 8 बजे के बाद में पेट्रोल पंप बंद कर देते थे। आपकी सरकारों का इतिहास कर लीजिए, एक दिन में 10-12 रुपए 15 रुपए उन्होंने डीजल का प्राइस बढ़ाया था। ये आपकी सरकारें थी, आपके मंत्री घर पे जाके सो जाते थे। ये ऐसी सरकार नहीं है कि आंख मूंद के चली जाएगी, जब जनता की बात आएगी तब सरकार खड़ी रहेगी। कोई भी वैश्विक संकट होगा मोदी सरकार ने करके दिखाया, करके दिखाएगी। ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। आपके जैसे प्रवक्ता है बीच में बोलने पे मजबूर है, क्योंकि उनके मुद्दों में दम नहीं है जिसे जनता को जवाब ना मिले। आप सवाल पूछिए, जवाब सुनिए। ये आपकी मजबूरी है प्रियंका जी, ये आपकी आदत है कि जैसे ही जवाब सुनना होता है बीच में बोलने लग जाती है, जिससे आपकी हकीकत छुप जाए। राकेश जी मुद्दा सिर्फ ये है, मैं आता हूं प्रियंका जी रोहन जनता सुन रहे थे, आपने काउंटर भी किया, लेकिन 30 सेकंड तो कम से कम अनइंटरप्टेड सुनिए। देखिए राकेश जी, इनकी आदत है, ये कांग्रेस की नीति है, ये नियत है, और इसीलिए बार बार चुनाव भी आ रहे हैं, जनता उनको स्वीकार नहीं करी। वही इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठता है, जहां पे केरला में होता है तो सत्यमेव जयते हो जाता है, और पश्चिम बंगाल में हारते हैं तो वहां पे जो चुनाव आयोग आ जाता है। वही दोगला स्टैंड। आप जो करें, आप डीएमके को गच्चा दे दिया माय ब्रदर स्टेलिन करके, तब वहां पे कोई जो उनकी पैमाना नैतिकता का पैमाना नहीं आता है। वही ममता बनर्जी को वीडियो बना के राहुल गांधी ने हरवा दिया, सांप्रदायिक बोल के उनको हरवा दिया, तब इनकी कोई सांप्रदायिकता क्या, उनकी नैतिकता नहीं आती है। कांग्रेस का आज ऐसा हाल है कि ना उनके साथ कोई पार्टी खड़ी है, ना इनकी कोई नीति है, ना नियत है। इसी प्रकार से रोज आके जनता का जो रिजेक्शन सहन करते हैं, फिर भी ये पार्टी सुधरने को तैयार नहीं है। आत्ममंथन करने की जगह 4 उंगली आप सामने उठाएंगे, जनता आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन सतीश केसिंग सर, आपका विश्लेषण, क्या कांग्रेस बीजेपी या मोदी को तभी हरा सकती है, या एक ही रास्ता बचा है कि पुराने दल वापस आ जाएं और इसी तरीके से मजबूत होगी, वोटों का बिखराव रुकेगा, या कोई और रास्ता आपको दिख रहा है? इंडिया ब्लॉक भी हो सकता है, जबकि उसमें कई सारे मतभेद बार बार सामने आते हैं। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो मोदी को हराना संभव नहीं है क्योंकि तमाम मुद्दे होने, जनता का हाहाकार होने, सब कुछ होने के बावजूद जब चुनाव आते हैं तो यही जीत जाते हैं। दरअसल देश में जो है ना, ये कांग्रेस मुक्त भारत से अब विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और शायद